नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश्वा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्के उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग करने के निर्देश दिए। और इस बीच उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि विभाग के सभी फार्म को सिर्फ प्राकृतिक खेती पद्धति से ही खेती करने के लिए विकसित किया जाएगा। आगामी वर्ष से इन सभी में प्राकृतिक खेती की जाएगी और यहां प्राकृतिक खेती करने के लिए बीजों का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं व मक्का को भंडारण के लिए हाई एंड तकनीक से भंडारण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में 1 लाख परिवारों को प्राकृतिक खेती में जोड़ा जाएगा। उन्होंने हमीरपुर के ताल में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को विकास खंड के आधार पर डेटा तैयार किया जाए और इसे हिम परिवार से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के दौरान यदि फसल किसी बीमारी को ग्रसित होती है तो उसका उपचार भी प्राकृतिक पद्धति से किया जाना है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के बीजों को प्रणालीकरण करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के दृष्टिगत भूमि व बीज की जांच के लिए प्रदेश में हाई एंड प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने को विशेष मान दे रही है और इसी दिशा में नीतियों पर पूर्व कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सम्मेलन में नादौन में आभासी माध्यम से भाग लिया और बढ़ते नशे के संकट से निपटने के लिए हिमालय प्रदेश की प्रतिबद्धता पर बल दिया। सम्मेलन में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें 8 उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 दशक से नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में 340% की वृद्धि हुई है, जो कि वर्ष 2012 में लगभग 500 मामलों से बढ़कर वर्ष 2023 में 2200 मामले हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त हेरोइन से जुड़े मामलों का प्रतिशत भी 2 गुना हो गया है, जो वर्ष 2020 में 29% से बढ़कर वर्ष 2024 में 50% हो गया है। उन्होंने सिंथेटिक दवाओं की चिंताजनक स्थिति का उल्लेख किया, जो कि दुष्प्रभावी होने के साथ साथ इसकी रासायनिक संरचना के कारण नियमित करना भी कठिन है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में जो अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी अक्सर संगठित अपराध और आतंकवाद का कारण बनती है, जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। उन्होंने कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इसी के साथ साथ पुनर्वास और न्यायिक सुधारों के समन्वय से मादक पदार्थों के नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के बहुआयामी रणनीति को भी रेखांकित किया। हिमाचल बीजेपी डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस की आपसी खींचतान और लड़ाई से हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर 3 महीने बाद एक शोषा छोड़ते हैं और 2 हीरो बनने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ साथ आज कल सीएम बोले कि बिजली की सब्सिडी छोड़ दो। बिंदल ने कहा कि अब तो नौबत ऐसी आ चुकी है कि कांग्रेस के मंचों पर बड़े नेताओं के अंदर खुलेआम तू मैं की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हर्षवर्धन चौहान और राम कुमार के बीच आरोप प्रत्यारोप के क्रम ने सरकार की पोल खोल दी है और इस मामले पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसी प्रकार प्रेम कौशल और संजय रतन के बयान भी खुलकर सामने आए हैं। अर्थात प्रदेश सरकार की दाल में कुछ काला नहीं है और इसी के साथ पूरी दाल ही काली है। कांग्रेस में कुछ आपस में खटपट हो और उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन सरकार, प्रदेश की जनता इसके कारण त्रस्त है और कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। कांग्रेस में न संगठन बचा है। सभी कांग्रेस के नेता अपनी छवि बनाने में लगे हैं।
केवल छवि सुधार का कार्यक्रम चलाए, कोई ना कोई कंसल्टेंट नियुक्त किए गए होंगे जो छवि सुधार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2-3 महीने बाद कोई एक शोषा छोड़ते हैं, शोषा, और उसको छोड़ करके वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, बोले बिजली की सब्सिडी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। 100 रुपए की सब्सिडी छोड़ करके आप प्रदेश की जनता का कौन सा हित कर रहे हैं? जब सरकार बनानी थी, वोट लेने थे, तब आप 22 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे और आप कह रहे थे कि अथाह पैसा है, हम सारे काम पहली कैबिनेट में कर देंगे। अब 2 साल के बाद सरकार के मंत्री ज्ञान बांट रहे हैं कि साहब सरकार के पास पैसा नहीं है, सब्सिडी कहां से दें, सरकार के पास पैसा नहीं है बिजली की और 300 यूनिट फ्री कहां से दें। ये 2 साल के बाद सबको ज्ञान आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञान आ गया। 2022 के चुनाव में बंद कमरे में हिमाचल प्रदेश की जनता को और किस तरह से ठगने की योजना आप लोगों ने बनाई और सत्ता में आकर के बैठ गए। जल शक्ति विभाग में तैनात पैरा वर्कर्स में मांगों को लेकर बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की चेतावनी दी है। पैरा वर्कर्स का कहना है कि वेतन और पॉलिसी की मांग को लेकर सरकार से कई बार मिले, लेकिन सरकार ने उन्हें अनुसुन किया। और ये बात शिमला पैरा वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। महेश शर्मा ने कहा कि जल शक्ति विभाग में लगे पैरा वर्कर्स को न के बराबर वेतन दिया जा रहा है, जिससे इस महंगाई में परिवार के एक सदस्य का गुजारा तक नहीं हो पा रहा है। पैरा वर्कर्स को किसी भी प्रकार से कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। छुट्टी का प्रावधान किया जाए और विभाग द्वारा उन्हें 6 घंटे के लिए रखा था, लेकिन उनसे 8 से 10 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, जिससे कि 8 घंटे किया जाए। उन्होंने बताया कि 2017 से पैरा वर्क्स को नियुक्त जो है शुरू की गई थी और 3 शेड्यूल में 7 से 8 हज़ार पैरा वर्कर्स रखे गए थे, जिन्हें महज 5,000 सैलरी दी जा रही है। श्रेणी में हमें 3 भागों में जो बांटा गया था, एक आपका पैरा पंप ऑपरेटर, एक आपके पैरा फिटर्स और तीसरे मल्टीपर्पस वर्कर। 2017 से 19 तक पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर थे। मल्टीपर्पस वर्कर 2019 के बाद जो है रखे गए विभाग में, जो कि बिना किसी पॉलिसी के उनको जो है वो रखा गया। तब जो वेतन जो निर्धारित किया गया था वो था हमारा 2800 3,000 से शुरू, जो कि अब धीरे धीरे ये जो वेतन है हमारा मल्टीपर्पस वर्कर का वेतन जो है वो 5,000, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर का 6300 रुपया जो है सरकार इस टाइम हाल में दे रही है। तो मैं आप सबके समक्ष ये अपना जो एक बोलते हैं दुख पीड़ा, वो मैं अभी आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 से 8 हज़ार हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी चैनलों में भी आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब ने भी वीडियो डाली हुई थी कि जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी है वो कड़कती ठंड में, बर्फ़ में, पानी में किस तरह से अपनी वो सेवाएं दे रहे हैं। हमारी सेवाएं जो ली जा रही हैं वो हम दिन रात जो है बिना किसी भेदभाव के वो दे रहे हैं। और सीटू मजदूर संगठन मंडी जिला कमेटी का मध्यवर्ती समीक्षा अधिवेशन आज मंडी में कॉमरेड ताराचंद भवन में भूपेंद्र सिंह, बिमला शर्मा, इंदिरा सिंह, सुरेंद्र व गुरदास वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें 2 साल की रिपोर्ट महासचिव राजेश शर्मा ने पेश की और राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सीटू से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रेहड़ी फहड़ी, मनरेगा, निर्माण, 4 लेन, सीवरेज ट्रीटमेंट, सफाई मजदूर यूनियन अपनी मांगों को लेकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान शिमला में प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें 4 लेबर कोड वापस लेने, आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी जारी करने और उन्हें रेगुलर करने, मिड डे मील वर्करों को 12 महीने का वेतन देने और छुट्टियां देने, न्यूनतम वेतन सभी स्कीम वर्करों को देने, बिजली के निजीकरण के खिलाफ, मनरेगा मजदूरों को
को 400 रुपए दिहाड़ी देने और आउटसोर्स मजदूरों को रेगुलर करने की नीति बनाने की। इससे पहले मजदूरों की मांगों पर पर्चा वितरण व बैठकों का दौर शुरू किया जा रहा है। राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से मनरेगा कवर निर्माण मजदूरों की लाभ जारी न होने के चलते 20 जनवरी को शिमला में प्रदर्शन किया जाएगा। C2 से संबंधित विभिन्न यूनियन हैं, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर है, मिड डे मील है, रेडी फड़ी है, हमारा 4 लेन का मजदूर है, मनरेगा मजदूर की यूनियन है, सफाई मजदूर, इस तरह के जो विभिन्न यूनियन है जो C2 से संबंधित है, उसका एक जो अधिवेशन है यहाँ किया गया। उसमें मुख्य तौर पे ये नोट किया गया कि चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे हिमाचल की सरकार है, बहुत से जो मजदूरों के मुद्दे हैं, मांगे हैं, उनको अनसुना किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये रणनीति बनाई गई कि जो आगामी विधानसभा का सत्र है, जो मार्च के अंदर या फरवरी के दूसरे पखवाड़े में वो जो होता है, उसमें उन मांगों को लेके विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः जो सरकार ने हिमाचल प्रदेश में खासतौर जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको ग्रेजुटी जो नहीं दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उनको रेगुलर करने की जो मांग है उसको अनसुना किया जा रहा है और अब उसका नाम बदल के कुछ और उसको बंद करने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके खिलाफ दूसरा मिड डे मील वर्कर है, उनको 12 महीने का वेतन अभी भी नहीं दिया जा रहा, 10 महीने का दिया जाता है, उनको छटनी का दौर जारी है, स्कूल क्योंकि बंद किए जा रहे हैं, तो वो मिड डे मील को उनको न्यूनतम वेतन से वंचित किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र की वाव में साहसिक खेलों के प्रति आकर्षण और विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी लगातार प्रयासरत हैं। हाल ही में 26 दिसंबर को जिला किन्नौर के कल्पा व सांकला में आइस हॉकी रिंग का निर्माण कर इस खेल का सफल ट्रायल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में किया गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि काजा में इसी महीने आइस हॉकी स्पीति कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्पीति की आइस हॉकी एसोसिएशन काफ़ी वर्षों से आइस गेम्स करवा रही है और बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रही है। इनकी अंडर 19 की महिला और पुरुष टीम पिछले 3 वर्षों से नेशनल लेवल पर खेलो इंडिया में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं पिछले साल महिला पुरुष की टीम ने कांस्य पदक जीता था। स्पीति में जो है स्पीति आइस हॉकी एसोसिएशन ने बड़ा अच्छा बेहतरीन काम किया है और किन्नौर ज़िले में भी किन्नौर आइस हॉकी आइस जो ये एसोसिएशन है, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। अब स्पीति में बताया तो काफ़ी गांव में ये जो है नेचुरल तरीके से आइस को जमा कर करीब 500 से ज़्यादा खिलाड़ी जो है आज की तारीख में वहाँ आइस हॉकी एसोसिएशन के माध्यम से ये खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। और किन्नौर में हमने इसी वर्ष जो है कल्पा और संगला में जो है नेचुरल तरीके से आइस जमा कर इस खेल को प्रोत्साहन देने का पूरा कोशिश किया है। और आने वाले समय में हम जो है जहाँ भी हिमाचल प्रदेश में खासकर जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ भी नेचुरल तरीके से बर्फ़ को हम जमा पाएंगे वहाँ पर इस खेल को ज़्यादा और प्रचलित करेंगे ताकि युवाओं को इस खेल की ओर आकर्षित भी करें और एक बेहतर जो है यहाँ पर हम जो है खेल जो है आइस हॉकी का आइस के ऊपर जो भी अन्य खेलें होते हैं उसको बढ़ावा दे सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।